शिचिबुकाई नौसैनिकों और विश्व सरकार पर अविश्वास करेंगे। शिचिबुकाई नौसैनिकों के लिए 4 सम्राटों के विरुद्ध लड़ने के लिए एक महत्वपूर्ण शक्ति हैं। वे उनके हाथ नहीं तोड़ सकते। ईशान ने सिर हिलाया और कहा, ठीक है तो। ईशान को अपनी सलाह सुझाव स्वीकार करते देख कुणाल बहुत खुश हुआ, लेकिन वह हमेशा भावहीन रहा है, इसलिए ईशान यह नहीं देख सका। आपकी पहचान अभी तक उजागर नहीं हुई है, जो अच्छी बात है। कुणाल ने उससे फिर कहा, पहले आपको कुछ समय तक इसे ऐसे ही रखना होगा। हम ईस्ट ब्लू में अपने साथी क्रांतिकारियों से संपर्क करेंगे और उन्हें इशिन डोजो की रक्षा करने के लिए कहेंगे। जरूरत पड़ने पर हम आपके सेंसेई श्री कोशिरो के लिए एक परिवर्तन की व्यवस्था कर सकते हैं। सच में? बहुत बहुत शुक्रिया अंकल कुणाल। जब ईशान ने यह सुना तो वह बहुत खुश हुआ और उन्हें गले लगाने से खुद को रोक नहीं पाया। अनपेक्षित रूप से अंकल कुणाल ने उसके लिए ऐसी बात सोची भी। अगर रिवॉल्यूशनरी आर्मी की सुरक्षा मिल जाए तो उसकी सारी चिंताएं दूर हो जाएंगी। अगर मरीन्स को उसकी पहचान पता भी चल जाए तो भी उसे अपने परिवार की चिंता नहीं करनी पड़ेगी। निश्चित रूप से उसकी पीठ से यह बोझ उतारना अच्छा था। आपको ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं है। श्री कोशिरो के रिवॉल्यूशनरी आर्मी से काफी संबंध थे। हम स्वाभाविक रूप से व्यवस्था कर लेंगे। कुणाल ने कहा, इसके अलावा आपको रिवॉल्यूशनरी आर्मी के सहयोग की जरूरत पड़ सकती है। थोड़ी देर बाद नाना और उनकी टीम आपके साथ आ जाएगी। वाह, ये तो बहुत अच्छा होगा। ये सुनकर ईशान खुश हो गया। नाना को ईशान के बारे में अच्छी राय है। और तो और वॉलनट एक शैतानी फल खाने वाला है जिससे उसे बहुत मदद मिली। तो क्या मैं क्रांतिकारी सेना का कैडर बन गया हूं? ईशान ने हंसते हुए कुणाल से कहा, लगभग आप खुद को एक सक्रिय टीम मान सकते हैं। कुणाल ने कहा, आमतौर पर रिवॉल्यूशनरी आर्मी आपके कामों में दखल नहीं देती, लेकिन जरूरत पड़ने पर वे आपसे संपर्क जरूर करेंगे। कोई बात नहीं। ईशान ने सिर हिलाया, फिर उंगलियां चटकाते हुए बोला, हाँ कुणाल अंकल, जब तक आप यहाँ हैं क्या आप मेरा एक काम कर सकते हैं? इतना कहकर ईशान ने कुमा के जवाब का इंतजार नहीं किया। वह उठा, द्वीप के किनारे जहाज की ओर दौड़ा और ध्यान से शैतानी फल वाला डिब्बा निकाला। फिर एक कलम और कागज लिया और कुछ शब्द लिखे। फिर उसने अपना नोट डिब्बे में रखा, उसे बंद किया और डिब्बा लेकर रेगिस्तानी द्वीप की ओर भागा। गुलामों को थोड़ा अजीब लगा। उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि ईशान क्या कर रहा है। उन्हें पता नहीं था कि इस समय एक शिचिबुकाई अचानक द्वीप पर प्रकट हो गया है। अगर उन्हें यह पता चलता तो वे हैरान हो जाते। ईशान वापस उस स्थान पर दौड़ा जहां कुणाल था और उससे पूछा, अंकल कुणाल, क्या आप अपनी क्षमता का उपयोग कर सकते हैं और इस बॉक्स को ईस्ट ब्लू में इशिन डोजो तक भेज सकते हैं? क्या यह वही शैतानी फल है जो तुम्हें मिला है? कुणाल ने पूछा। हाँ। ईशान ने सिर हिलाया और कहा, मैं ईस्ट ब्लू वापस जाने के बारे में सोच रहा था, लेकिन वहां बहुत परेशानी होगी। चूंकि मैं आपसे कम ही मिलता हूं, इसलिए कृपया इसमें मेरी मदद करें। कुणाल ने उसके बाद कुछ नहीं कहा। उसने देखा कि ईशान बॉक्स पकड़े हुए है, इसलिए वह खड़ा हो गया। उसका दाहिना हाथ खुला हुआ था और फिर उसने इयान के हाथ में रखे बॉक्स की ओर हिंसक रूप से उसे लहराया। ईशान को बस हवा का एक झोंका महसूस हुआ और उसके हाथ से बक्सा गायब हो गया। हाँ? ईशान खुद को रोक नहीं सका और दोनों हाथों से मुट्ठी भींच ली और हैरान रह गया। खैर, बॉक्स इशिन डोजो के निर्देशांक पर भेज दिया गया है। कुणाल ने कहा, यहां से ईस्ट ब्लू तक पहुंचने में 3 दिन लग सकते हैं और फिर वे इसे प्राप्त कर लेंगे। 3 दिन?
वाह कुणाल अंकल, आप मेरी नजर में सिर्फ पायरेट किंग ही नहीं, फेडेक्स के सीईओ भी हैं। ईशान चुपचाप अंकल कुणाल की तारीफ करने से खुद को रोक नहीं पाया। सब कुछ समझा दिए जाने के बाद कुणाल जाने वाला था। उसने अपना डैन मुशी नंबर ईशान को दे दिया और कहा कि जब उसे अपना अगला ठिकाना मिल जाए तो वह उससे संपर्क करे। वह नाना और बाकियों को विश्व परिषद में अपना काम पूरा करने के बाद ईशान से मिलने भेज देगा। यह ईशान के लिए क्रांतिकारी सेना द्वारा की गई एक प्रकार की सहायता थी। चूंकि उसे मरीन्स के पीछा करने से निपटने का कोई रास्ता ढूंढना था, इसलिए स्वाभाविक था कि जितनी ज्यादा मदद मिले उतना ही बेहतर होगा। बेशक ईशान मना नहीं करेगा। कुणाल चुपचाप चला गया। ईशान उसे जाते हुए देखता रहा और वापस भोज में आ गया। हालांकि ईशान को यह नहीं पता था कि कुणाल ही एकमात्र शिचिबुकाई नहीं था जिसे वह इस द्वीप पर प्राप्त करने जा रहा था। भोज बहुत देर तक चला। कुछ पहरेदारों के जाने के बाद सब सो गए। अगले दिन सुबह होते ही जहाज पर सवार लोग काम में लग गए। जहाज कई दिनों से इस द्वीप पर खड़ा है, न केवल इसलिए कि उस समय ईशान कोमा में था, बल्कि इसलिए भी कि जहाज की मरम्मत बहुत धीमी थी। वे फंस गए थे। इसकी मुख्य वजह यह थी कि उनके पास बहुत सारी सामग्री का अभाव था। रेगिस्तानी द्वीप पर बस कुछ छोटी झाड़ियां और जंगली फलों के पेड़ थे। इस द्वीप को बने हुए अभी 10 साल भी नहीं हुए थे। इस पर उगी वनस्पति उनकी जरूरतों को पूरा करने के लिए पर्याप्त नहीं थी। नुकसान की भरपाई के लिए कोई अच्छी लकड़ी भी नहीं थी। ईशान द्वारा बचाए गए दासों में हर तरह के लोग थे और कई ऐसे भी थे जिन्होंने जहाज बनाने का काम किया था। लेकिन चाहे वे कितने भी चतुर क्यों न हों, बिना सामग्री के वे जहाज की मरम्मत नहीं कर सकते थे। इस स्थिति के बारे में जानने के बाद ईशान भी थोड़ा चिंतित था। जहाज के पतवार को हुई क्षति कोई बड़ी समस्या नहीं थी, लेकिन सबसे अधिक परेशानी वाली बात टूटी हुई पतवार थी, जिसने उन्हें असहाय बना दिया था। अगर जहाज का पतवार ठीक न हो तो द्वीप छोड़ना नामुमकिन है। कल अंकल कुणाल से बातचीत में ईशान को पता चला कि 2 वाइस एडमिरल मारी से भागे हुए गुलामों की तलाश में एक टुकड़ी का नेतृत्व कर रहे थे। जो यदि वे नई दुनिया में अपनी खोज में सफल नहीं होते हैं तो वे निकटतम क्षेत्रों में एक और खोज के लिए वापस लौटने के लिए संदिग्ध हो सकते हैं। यहां से सबसे नजदीकी द्वीप कौन सा है? कोई आबाद द्वीप? ईशान ने जहाज पर सवार सभी लोगों को बुलाया और पूछा। हालांकि वे एक दूसरे की ओर देखते रहे और समझ नहीं पाए कि क्या जवाब दें। क्या हुआ? ईशान उनके हाव भाव देखकर थोड़ा हैरान हुआ। कप्तान, हम वहां नहीं पहुंच सकते। एक नाविक ने जवाब दिया, हमारा जहाज नहीं चल सकता। अगर हमारे मछुआरे भाई द्वीप तक पहुंचकर सामान खरीद भी लें तो वापस कैसे लाएंगे? और सबसे बड़ी समस्या यह है कि हमारे पास अब पैसे नहीं हैं। ईशान ने उनसे कहा था कि अब से उसे सेवियर की बजाय कैप्टन की उपाधि से पुकारा जाए, वरना ये लोग उसे इसी उपाधि से पुकारते रहेंगे, और उसे यह बात रास नहीं आ रही थी। नाविक की बातें सुनकर ईशान को हल्का सा सिरदर्द महसूस हुआ। हाँ, अगर उन्हें कोई आबाद द्वीप मिल भी जाए तो भी उनके पास पैसे नहीं थे। बेशक इन आजाद गुलामों के पास कुछ भी नहीं है और वह नर्क मारिजुआना से भागने के बाद उनसे पैसे की उम्मीद नहीं कर सकता। और ईशान को भी सेलेस्टियल ड्रैगन्स के खजाने में बहुत सारा पैसा मिला था, लेकिन वह सारा पैसा हीरे रिचार्ज करने में खर्च हो गया। अब उसके पास हीरे तो ज्यादा हैं, लेकिन पर्याप्त नकदी नहीं है। लेकिन सिस्टम के लिए कुछ हीरे वापस करना और उसके बदले उसे पैसे देना नामुमकिन है ना? जिस पतवार को बदलने की जरूरत है वह सिर्फ पेड़ काटकर लकड़ी हासिल करके नहीं बनाई जा सकती।
उसे शुद्ध सूखी लकड़ी से बनाना जरूरी है और उसे रंगने व अन्य प्रक्रियाओं की भी जरूरत होती है। ऐसे तख्ते खरीदने के लिए उन्हें पैसों की जरूरत होती है। यह सोचते हुए ईशान मछुआरों की ओर देखने से खुद को नहीं रोक सका और सोचने लगा कि क्या वे अपने जहाज को किसी बसे हुए द्वीप तक खींच सकते हैं। उन्हें यकीन था कि आधी दूरी तय करने से पहले ही वे थक जाएंगे। ऐसा नहीं हो सकता। हम तो बस यही दुआ कर सकते हैं कि कोई नाव गुजर जाए और फिर हम उसे लूट लें, दानव ने कहा। सभी ने यह सोचकर सहमति जताई कि यही एकमात्र समाधान है। अच्छा तो ईशान भी कोई पंडिताऊ इंसान नहीं था। उसने कहा, हमारे मछुआरे भाइयों, तुम लोगों का काम ज्यादा मुश्किल है। तुम्हें द्वीप के इलाके में गश्त करनी है। अगर तुम्हें कोई नाव गुजरती हुई दिखे तो जल्द से जल्द इसकी सूचना दो। हाँ कैप्टन, मछुआरे ने जवाब में सिर हिलाया। ईशान ने एक समुद्री डाकू समूह बनाने का फैसला किया है। क्रांतिकारी सेना उसके मामलों में दखल नहीं देती, इसलिए वह आजादी से जो चाहे कर सकता है। अंकल कुमा का उसे शिचिबुकाई में शामिल करने का प्रस्ताव भी एक अच्छा विचार था। शिचिबुकाई बनने के लिए प्रसिद्धि और ताकत होना जरूरी था। फिर उपाधि पाने के लिए एक समुद्री डाकू समूह बनाना जरूरी था। सत्य अनुवाद कुणाल और ड्रैक्यूल मिहॉक के बारे में कुछ नहीं कहा जा सकता। ईशान को भी लगता है कि इस बात में वाकई कुछ तो है। वह पहले समुद्री लुटेरों का शिकारी था और उन्हें पकड़कर खूब पैसा कमाता था, लेकिन अब वह बदल गया है और एक समुद्री डाकू बन गया है। ईशान के लिए समुद्री डाकू होना या समुद्री डाकू शिकारी होना बस पहचान का सवाल था। जब तक वो पैसे कमा सकता है, उसे ज्यादा फर्क नहीं पड़ता। लेकिन पहले वो दूसरों का पीछा करता था, अब दूसरे उसका पीछा करने लगे हैं, जिससे उसे थोड़ा अजीब लग रहा था। दरअसल उसने भी सोचा था कि यह शिकार असल में एक मौका था। हालांकि आओकिजी के साथ उसकी लड़ाई में आओकिजी घायल हो गया, लेकिन इससे उसकी कई समस्याएं भी उजागर हो गईं। उनमें से एक थी उसके स्तर की समस्या। उच्चस्तरीय उपकरण, ताश और हथियार का मतलब है कि वे उसे ज्यादा विशेषताएं दिला सकते हैं, साथ ही नए कार्ड स्लॉट भी खोल सकते हैं, जो उसकी अपनी ताकत से काफी हद तक जुड़ा हो सकता है। अतीत में समुद्री डाकू शिकारी की पहचान की समस्या यह थी कि वह केवल समुद्री डाकुओं से लड़ सकता था और फिर उन्हें हराकर वह अनुभव प्राप्त कर सकता था, इसलिए उसके एलवीएल को अपग्रेड करना बहुत धीमा था। लेकिन अब बात अलग है। मरीन उसका शिकार कर रहे हैं, यानी वह उच्च पदस्थ सैनिकों से लड़ सकता है। साथ ही उसके 50 करोड़ के इनाम के लालच में कई इनामी शिकारी उसके दरवाजे पर आएंगे। इसके अलावा वह जब चाहे तब दूसरे समुद्री लुटेरों से भी लड़ सकता है। यानी अब उसके दुश्मनों की संख्या बढ़ गई है और वह अपना बिरसकर मोड़ खोलकर बेतहाशा काम करना शुरू कर सकता है। हर चरण में परिस्थितियां अलग थीं, इसलिए उनके अनुसार बदलाव करना स्वाभाविक था। पहले ईशान के पास पैसे की कमी होती थी और वह ताश नहीं निकाल पाता था और उसे मरीन के साथ अच्छे संबंध भी बनाए रखने थे, इसलिए समुद्री डाकू शिकारी ही एकमात्र अच्छा विकल्प था। अब उसे जल्द से जल्द अपना स्तर बढ़ाना होगा और इसके लिए उसे और दुश्मन ढूंढने होंगे। ऐसे में समुद्री डाकू की पहचान सबसे उपयुक्त हो गई। ईशान इन विचारों पर बहुत देर तक सोचता रहा। उस समय जब उसने इन गुलामों को बचाया था तो उसने इन बातों के बारे में नहीं सोचा था। लेकिन अब इन बचाए गए गुलामों ने, क्योंकि वे एक दूसरे के सुख बांटते थे, एक दूसरे के साथ एक मजबूत भावनात्मक आधार बना लिया था। इसके अलावा उनमें से कुछ सबसे शक्तिशाली जातियों के योद्धा भी थे, जो समुद्री डाकुओं के समूह के लिए एक अच्छा आधार था।
कहा जा सकता है कि एक समुद्री डाकू समूह की नींद पहले ही पड़ चुकी है। बस एक उपयुक्त नाम सोचना बाकी था। लेकिन यह नाम ईशान अभी तक नहीं सोच पाया है। मुझे कमेंट में कुछ अच्छे नाम बताइए। मछुआरे भाइयों को गश्त पर भेजने के बाद ईशान ने अन्य काम करने शुरू कर दिए। बचाए गए गुलामों में कई औरतें और बच्चे भी थे और कहा जा सकता है कि उनमें से ज्यादातर यही हैं। इनमें से कई लोगों के रिश्तेदार जीवित हैं और उन्हें उनसे फिर मिलना है। यह एक अच्छा काम था, लेकिन अगर यह अच्छा काम न किया जाए तो यह एक बुरे काम में बदल सकता है। ये औरतें और बच्चे आम लोग थे। अगर इन्हें अकेला छोड़ दिया जाता तो ये अकेले वापस नहीं जा पाते और रास्ते में ही उनकी मौत हो सकती थी। ईशान अभी जो कर रहे थे वह उन लोगों के नाम और स्थान पंजीकृत करना था जिन्हें वापस भेजा जाना था। हालांकि ईशान को पता चला कि उन सभी को पंजीकृत करना वास्तव में कठिन था। यद्यपि जिन लोगों को वापस भेजने की आवश्यकता थी उनमें से अधिकांश लोग सबार्डी द्वीपसमूह के पास के क्षेत्र में थे, लेकिन अन्य स्थानों से भी लोग थे, जैसे कि उत्तरी ब्लू और पश्चिमी ब्लू। यदि उन्हें एक एक करके भेजा जाता तो ईशान को बहुत समय लगता। जब उसे सिरदर्द महसूस हुआ तो मार्गरेट उसके लिए दोपहर का भोजन लेकर आई और देखा कि वह उदास लग रहा था और वह उससे पूछने से खुद को नहीं रोक सकी। ईशान भी जानता था कि वह सर्वशक्तिमान नहीं है, लेकिन दूसरों की राय पूछना अच्छा था, इसलिए उसने उसे स्थिति के बारे में बताया। आप बहुत ज्यादा सोचते हैं, कैप्टन। मार्गरेट ने सिर हिलाया और कहा, अब हमारे लिए सबसे जरूरी चीज पहचान है। सेलेस्टियल ड्रैगन्स की मुहर मिटाना मुश्किल है। अगर लोग इसे देख लेंगे तो दिक्कत होगी, लेकिन अगर हम इसे ढक सकें तो किसी को पता नहीं चलेगा कि हम गुलाम थे। उस समय जब तक हमारे पास थोड़ा पैसा होगा हम आम लोगों की तरह यात्रा कर सकते हैं और वापस आना आसान होगा। ईशान ने सोचा और पाया कि वह सही थी। हालांकि ग्रैंड लाइन पर यात्रा करना मुश्किल था, फिर भी वहां से हमेशा कारवां गुजरते रहते थे। जब तक उनकी दास्तां की पहचान उजागर नहीं होती उन्हें आजादी से यात्रा करने वाले आम लोग ही माना जा सकता है। तो बस इस गुलामी की छाप को कैसे मिटाया जा सकता है? ईशान ने सोचा, क्या हम इसे किसी और निशान से ढक सकते हैं, जैसे सन पायरेट्स जॉली रवि का पैटर्न। इससे पहले ईशान युकिना के कार्ड की क्षमता से अपने पैरों और कलाई की चोटों को ठीक करने की कोशिश कर रहा था। उसने इस कार्ड की उपचार क्षमता का उपयोग उड़ते हुए ड्रैगन के खुर के निशान को हटाने के लिए भी किया। हालांकि थोड़े प्रयोग के बाद उसने पाया कि यह कारगर नहीं था। कई लोगों के निशान बहुत पहले बने थे, वे पुराने घाव थे और उसकी उपचार क्षमताएं ज्यादा कुछ नहीं कर सकती। ब्रांडिंग और उसे किसी और पैटर्न से ढकने का तरीका पुरुषों के लिए तो ठीक हो सकता है, लेकिन इन महिलाओं और बच्चों को दोबारा ऐसा कुछ सहने की ईशान की हिम्मत नहीं है। संदर्भ उत्तर, इन्हें जलाए नहीं, सिर्फ स्याही लगाए XD। जब ईशान सूर्य समुद्री डाकुओं के बारे में सोच रहा था, अप्रत्याशित रूप से अगले दिन दोपहर में मछली पुरुष भाई क्षेत्र में गश्त करने के लिए बाहर गए और रिपोर्ट करने के लिए जल्दी वापस आ गए। आखिरकार उन्हें समुद्र में एक जहाज की परछाई दिखाई दी, लेकिन मछुआरा जो वापस आया वह बहुत उत्साहित और हैरान था। उसने ईशान से कहा, कैप्टन, मैंने जहाज का झंडा देखा, लगता है ये मछुआरे समुद्री लुटेरों का झंडा है। ये मछुआरे समुद्री लुटेरों का सरदार कैप्टन जयदेव है। जयदेव? ईशान आश्चर्य से उठा और पूछा, क्या वे इसी द्वीप की ओर आ रहे हैं? हम? मछुआरे ने जोर से सिर हिलाया और कहा, वह यहीं आ रहा है। लेकिन आपकी इजाजत के बिना मैं उनसे संपर्क करने नहीं गया।
आखिरकार अब वह एक शिचिबुकाई है। वाह, शाबाश। ईशान ने उसकी तारीफ करते हुए कहा, जाओ और उनसे बात करो, क्योंकि वो हमारे रास्ते में आ रहे हैं। जाकर देखो कि उनका इरादा क्या है। जैसे ही वह तट की ओर चला, ईशान ने जिन्बे के संभावित इरादों के बारे में सोचा। जब अंकल कुणाल मिलने आए तो ईशान को कुछ अजीब नहीं लगा। कुणाल से उसका रिश्ता तब शुरू हुआ जब वे पहली बार इशिन डोजो में मिले थे। हालांकि शिचिबुकाई, जयदेव, ईशान अभी तक उनसे नहीं मिले थे। उनका आपस में कोई लेना देना नहीं था और उनके बीच किसी तरह का रिश्ता भी नहीं था, इसलिए उन्हें लगा कि उनका अचानक आना बहुत अजीब था। हालांकि जिन्बे के इरादे का अंदाजा लगाना नामुमकिन था, लेकिन ईशान भी जानता था कि कम से कम ये कोई बुरी बात तो नहीं होगी। ये शिचिबुकाई शायद दुनिया की सरकार से सबसे ज्यादा दुश्मनी रखने वाला इंसान था, इसलिए ये नामुमकिन है कि वो ईशान को गिरफ्तार करके दुनिया की सरकार की मदद करने आया हो। जब ईशान तट पर आया तो उसके साथ सभी युद्ध शक्ति वाले लोग वहां जमा हो गए। काले भालू मिंक ने सबसे पहले ईशान को एक गरचू दिया। फिर उससे पूछा, कैप्टन, क्या यह शिचिबुकाई, जयदेव, हमें पकड़ने आ रहा है? नतीजा यह हुआ कि ईशान ने अभी मुंह भी नहीं खोला था कि पास खड़े मछुआरे गुस्से से बोले, ऐसा मत कहो। शूरवीर जयदेव ऐसे आदमी नहीं हैं। यह देखा जा सकता है कि मछुआदमी समुद्री डाकुओं के वर्तमान प्रमुख जयदेव की मछुआदमी जनजाति में उच्च प्रतिष्ठा है। मछुआरे समुद्री लुटेरों के पास सिर्फ एक जहाज नहीं बल्कि 3 जहाज हैं। जैसे ही जहाज पास आए, ईशान ने न सिर्फ उनका समुद्री डाकू झंडा देखा बल्कि जहाज के आगे वाले हिस्से पर किसी को खड़ा भी देखा। मछलियां वाला आदमी जयदेव था। उसका आकार थोड़ा बड़ा लग रहा था। उसने काले और सफेद चौकोर डिजाइन वाला एक युक्ता पहना हुआ था। उसकी छाती पर ईशान को सन पायरेट्स जॉली रवि का एक अंश दिखाई दिया। जिन्बे का चेहरा बहुत विशिष्ट था, क्योंकि उसके 2 बड़े खुले हुए श्वान दांत थे। उसकी ठोड़ी पर मोटी काली दाढ़ी थी और गर्दन के दोनों ओर 3-3 गलफड़े थे। जब ईशान उसे देख रहा था तो नाव पर मौजूद जयदेव भी ईशान को घूरता रहा, जो सभी से घिरा हुआ था। 3 जहाजों के जहाज पर लगने के बाद जयदेव अपने जहाज से उतरा। वह अकेला नहीं था, बल्कि उसके पीछे कई मछुआरे थे। ईशान उनमें से एक को पहचान पाया, जो उनका जहाज का डॉक्टर अलादीन था, जो बकरी की दाढ़ी वाला ब्रतुला मछुआरा था और उसके पीछे त्रिशूल था। अनेक मछुआरों को हथियार लेकर जहाज से उतरते देख ईशान और उसके लोगों ने अनजाने में ही हथियार अपने हाथों में पकड़ लिए। ये सारे हथियार मारिजोआ के नौसैनिकों से जब्त किए गए थे। हालांकि जब जयदेव ने यह दृश्य देखा तो उन्होंने कहा, हम यहाँ लड़ने नहीं आए हैं। ईशान ने भी यही सोचा, तो उसने हाथ हिलाकर सबको शांत रहने को कहा। बॉस जयदेव, अंदर बात करते हैं। दोनों द्वीप पर चले गए और बाकी लोग, चाहे वे मुक्त दास थे या जयदेव द्वारा लाए गए मछुआरे समुद्री डाकू सदस्य थे, उनके पीछे नहीं आए। कुछ देर आगे बढ़ने के बाद जब वे एक ऐसे स्थान पर पहुंचे जहां कोई नहीं था, तो उनमें से प्रत्येक ने एक पत्थर ढूंढा और बैठ गया। मुझे उत्सुकता है, बॉस जयदेव, आपने हमें कैसे ढूंढा? ईशान ने सबसे पहले पूछा। बहुत से मछुआरे इस द्वीप के बारे में जानते हैं। जिन्बे के चेहरे पर गंभीरता थी। फिर उसने कहा, नई दुनिया में तुम्हें न ढूंढ पाने के बाद मैंने भी इस जगह के बारे में सोचा था। उसकी बात सुनकर ईशान ने संतोष से सिर हिलाया। जयदेव के प्रकट होते ही ईशान को लगा कि द्वीप खुल गया है। इस समय जयदेव ने कहा, तुम अपना असली रूप क्यों नहीं दिखाते? चेहरा। जिन्बे की वाणी का स्वाद हमेशा से एक तरह की प्राचीन शैली प्रकट करता रहा है। ईशान को इसकी आदत नहीं थी,
लेकिन उनकी बातें सुनकर वह मुस्कुराया और अपने चेहरे से नकाब उतार दिया। परसों अंकल कुणाल से बात करने के बाद ईशान को भी पता चल गया था कि उसकी चिंताएं दूर हो गई हैं, इसलिए उसे जयदेव को अपना चेहरा दिखाने में कोई आपत्ति नहीं थी। क्योंकि अगर जयदेव को उसकी असली पहचान पता भी चल गई तो भी वह विश्व सरकार को नहीं बताएगा। महामहिम, आप तो बहुत युवा हैं। जयदेव को थोड़ा आश्चर्य हुआ। फिर उन्होंने ईशान से पूछा, और एक इंसान होने के नाते आपने मारिजुआ में इन गुलामों को क्यों बचाया? दूसरी ओर ईशान ने अजीब ढंग से कहा, क्या लोगों को बचाने के लिए किसी विशिष्ट जाति की आवश्यकता है? यह सुनकर जयदेव को समझ नहीं आया कि उसे क्या जवाब दे। हालांकि उसके मन में मिलीजुली भावनाएं थीं। जब उसने समाचार और वांटेड पोस्टर देखा तो वह समझ नहीं पाया कि ईशान कौन है। उसने सोचा कि यह मछुआरे जनजाति का कोई और नायक है जिसने उसके बड़े भाई टाइगर की कहानी दोहरा दी है। हालांकि जब उन्होंने द्वीप पर ईशान को देखा तो उन्हें पता चला कि उद्धारकर्ता एक इंसान निकला जो उनके लिए एक तरह का अकथनीय स्वाद था। जब जयदेव ने सन पायरेट्स के साथ औपचारिक रूप से समुद्री यात्रा शुरू की तो शुरुआती दिनों में अरलोंग की तरह वह अक्सर प्रतिशोध की भावना से मनुष्यों से लड़ता था। हालांकि फिशर टाइगर के शांति संबंधी भाषण सुनने के बाद उसने धीरे धीरे अपनी शैली बदलनी शुरू कर दी और मनुष्यों के प्रति उसकी घृणा काफी कम हो गई। हालांकि फिशर टाइगर की मृत्यु के बाद से अरलोंग और उसकी टीम और भी ज्यादा उग्र हो गई है। असली सन पायरेट्स अब मौजूद नहीं हैं। अलग अलग विचारों के कारण असली समुद्री डाकू सदस्य भी अलग हो गए हैं। अरलोंग ने ईस्ट ब्लू में जाकर अपना समुद्री डाकू समूह बनाया और मैक्रो पायरेट्स भी मौजूद है। इस समूह ने भी सन पायरेट्स को छोड़कर अपना पुराना धंधा जारी रखा, मानव तस्करी। केवल जयदेव ने टाइगर्स का नेतृत्व संभाला और सन पायरेट्स के मुखिया के रूप में काम करते रहे। हालांकि जयदेव द्वारा विश्व सरकार का निमंत्रण स्वीकार करने और शिचिबुकाई में शामिल होने के बाद यह सब बदल गया। सन पायरेट्स की उपाधि त्याग दी गई और उसकी जगह फिशमैन पायरेट्स ने ले ली। जयदेव शुरू में शिचिबुकाई में शामिल होने को तैयार थे। उनका उद्देश्य स्वाभाविक रूप से मछुआरे और मनुष्यों के बीच नस्लीय विरोधाभास को कम करना था। हालांकि हालात वैसे नहीं थे जैसा उन्होंने सोचा था। शिचिबुकाई का पद इसे बदलने के लिए पर्याप्त नहीं था। मछुआरे के प्रति मानवीय भेदभाव अभी भी मौजूद है और मछुआरे का मनुष्यों के प्रति शत्रुता कम नहीं हुई है। समुद्री डाकुओं के महायुग के आगमन के बाद उसके गृहनगर मछुआरे द्वीप पर उसके कई हमवतन लोगों का अपहरण कर लिया गया और मानव डाकुओं द्वारा बेच दिया गया। विश्व सरकार इस बारे में कुछ नहीं कर सकी। अंततः योंको व्हाइटबर्ड के शब्दों ने ही इस प्रवृत्ति को रोका। अब ईशान प्रकट हुआ है और वही दोहरा रहा है जो फिशर टाइगर ने पहले किया था, लेकिन वह फिर भी एक इंसान है। इसलिए जिन्बे का मूड हमेशा बहुत विरोधाभासी रहा है। यह इंसान ही हैं जिन्होंने उसके मछुआरे हमवतन लोगों का अपहरण किया और उन्हें बेच दिया, जबकि वह अपने साथियों की रक्षा करता रहा है। और अब एक इंसान ने उसके कुछ लोगों को बचाया है। इसलिए जयदेव को नहीं पता था कि क्या वह वास्तव में इंसानों पर भरोसा कर सकता है। वह इयान की आंखों में घूरता रहा और देखना चाहता था कि क्या वह झूठ बोल रहा है, लेकिन ईशान जिन्बे की भावनाओं और भावनाओं के बारे में बिल्कुल नहीं जानता था। इसलिए उसे केवल यह महसूस हुआ कि उसे कुछ समय के लिए बेवजह देखा गया है। अंत में जयदेव ने आखिरकार फिर से बात शुरू की, क्या मैं आपका नाम जान सकता हूं? मुझे ईशान कहो। ईशान ने अपनी असली पहचान नहीं छिपाई और सीधे कहा। लेकिन उसे उम्मीद नहीं थी कि जयदेव ने हल्की सी नजर डाली और कहा, ईशान,
यह नाम मुझे लगता है मैंने पहले भी सुना है। क्या तुम ईस्ट ब्लू से हो? तुम्हें कैसे पता चला? ईशान थोड़ा अजीब था। हालांकि वो ईस्ट ब्लू में एक बहुत मशहूर समुद्री डाकू शिकारी था, लेकिन उसकी ख्याति इस समय नई दुनिया तक नहीं पहुंचती है ना। जयदेव अचानक उठ खड़ा हुआ और ईशान को प्रणाम किया। यदि आप ईस्ट ब्लू से समुद्री डाकू शिकारी ईशान हैं, तो यहाँ के बूढ़े आदमी को आपसे माफी मांगने की जरूरत है। उन्हें क्या मतलब है तुम्हारा? ईशान उलझन में पड़ गया। बॉस जयदेव से बात करना मुश्किल हो रहा था। बूढ़ा आदमी किसी और चीज के लिए नहीं, बल्कि अरलों के लिए माफी मांगता है। जयदेव बोला, अरलोंग असल में मेरा ही आदमी है और सन पायरेट्स का पूर्व सदस्य है। महामहिम ने उसे पकड़ लिया था, लेकिन उस समय विश्व सरकार और मरीन उसे मेरा ही साथी समझते थे, इसलिए उन्होंने उसे चुपचाप जाने दिया। मुझे इसके बारे में बाद में पता चला हो। यह सुनकर ईशान थोड़ा नाराज हुआ और फिर अचानक खड़ा हो गया। अरलोंग, उन्होंने उस आदमी को जाने दिया? ये कैसे हुआ? शुरुआत में ईशान अरलोंग को पकड़ने गया था, हालांकि यह उसके इनाम के लिए था, लेकिन उसने ऐसा नैमी के दुख को दूर करने के लिए भी किया था। भले ही वह नैना के साथ घुल मिल गया था और उसे एक प्रतिभाशाली नाविक को अपनी तरफ नहीं कर पाया था, ईशान ने इसे पुण्य संचय करने का एक अच्छा काम माना। अब आप ही बताइए कि सरकार और मरीन ने उसे चुपचाप जाने दिया, और यह सिर्फ आपकी खातिर। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है कि अरलोंग शायद फिर से कोकोयासी गांव लौट आएगा और फिर नैना और उसके गांव को फिर से नुकसान होगा। कोई बकवास नहीं मेरे गुरु। इससे ईशान को कुइना की याद आ गई। जब भी वह कोई बदलाव करना चाहता, इस दुनिया की ऐतिहासिक जड़ता चुपचाप उभर आती, जिससे उसके अपेक्षित परिणाम भटक जाते। ईशान जितना ज्यादा इस बारे में सोचता, उतना ही ज्यादा गुस्से में आता। वह अपना आपा खो बैठा और उसे इस बात की जरा भी परवाह नहीं थी कि उसके सामने वाला शिचिबुकाई है या नहीं। वह जयदेव के मुंह पर मुक्का मारने से खुद को नहीं रोक सका। ओ, अब वह बहुत ताकतवर हो चुका था। उसने जयदेव को मुक्का मारकर जमीन पर गिरा दिया और उसे पटकने के बाद ईशान ने अचानक प्रतिक्रिया दी और जिन्बे के पलटवार से बचाव के लिए तुरंत अपनी मुद्रा बदल ली। हालांकि उन्हें उम्मीद नहीं थी कि जयदेव को इस बात का कोई अंदाजा नहीं होगा। जवाबी हमला। उसने अपने मुंह का कोना पोंछा और जमीन पर बैठ गया। उसने ईशान को सिर झुकाया। अरलोंग मेरे हमवतन लोगों में से एक है। आपने उसे गिरफ्तार किया। मुझे आपसे नफरत थी, लेकिन अब आपने मेरे बहुत से लोगों को मारिजुआ से बचाया है। आपकी इस दयालुता के लिए बूढ़ा आदमी बहुत आभारी है। इसीलिए मैं महामहिम से क्षमा चाहता हूँ। अगर मैं इस मुक्का को स्वीकार नहीं करता, तो यह शिष्टाचार के विरुद्ध है। ये शब्द कहते ही ईशान वहां से हट गया। एक गहरी सांस लेकर और बैठकर ईशान बोला, मैं वो इंसान नहीं हूं जिससे तुम्हें माफी मांगनी है। अगर नैना भविष्य में भी ललित का पीछा करते हुए समुद्र तक आई, तो तुम उससे फिर माफी मांग सकते हो। ईशान ने यही सोचा। उन्हें बॉस जयदेव, यहाँ और कुछ काम है क्या? ईशान निराश स्वर में बोला, जल्दी करो और बोलो। जयदेव ने सिर उठाकर ईशान से कहा, देखा जा सकता है कि तुम्हारा जहाज टूट गया है। बूढ़ा आदमी तुम्हारे लिए पानी और खाने पीने का जहाज छोड़ सकता है, लेकिन बदले में मुझे अपने देशवासियों को ले जाने दो। तुमने अभी क्या कहा? ईशान थोड़ा चौंका। तुम अपने देशवासियों को ले जाना चाहते हो? तुम उन मछुआरों की बात कर रहे हो जिन्हें मैंने बचाया था। जयदेव ने सिर हिलाया और कहा, हाँ, हालांकि इस संबंध में उनका आदान प्रदान करना बहुत अशिष्टता है,
लेकिन मुझे यह करना होगा। क्यों? ईशान ने कहा, भले ही वे आपके साथी नागरिक हैं, लेकिन उन्हें आपके द्वारा नियंत्रित नहीं किया जाना चाहिए। ऐसा नहीं है। जयदेव ने समझाया, यह तो साफ है कि महामहिम। उसकी बात पूरी भी नहीं हुई थी कि ईशान ने उसे टोक दिया। मुझे हमेशा ईशान ही कहा जाता है। महामहिम, आपको ये सब बंद करना होगा। ये मुझे परेशान कर रहा है। आप जाहिर तौर पर मुझसे बड़े हैं। आपको मुझे ऐसा कहने की जरूरत नहीं है। खैर ईशान, जयदेव ने भी सहजता से कहा, अब तुम एक समुद्री डाकू समूह बनाना चाहते हो और मरीन का पीछा करने वालों से लड़ना चाहते हो, है ना? पहले तो तुमने मेरे लोगों को बचाया था और वे तुम्हारा पीछा करने को तैयार हैं, चाहे कुछ भी हो जाए। मुझे पता है कि मुझे दखल नहीं देना चाहिए, लेकिन आजकल मछुआरा परिवार इंसानों के साथ टकराव कम करने के लिए प्रतिबद्ध है। हम इसके लिए कई सालों से कड़ी मेहनत कर रहे हैं। ऐसे नाजुक दौर में मछुआरा परिवार अब मरीन और विश्व सरकार का सामना नहीं कर सकता, इसलिए अन्य लोगों के साथ बातचीत करने पर जरूरी नहीं कि वे जिन्बे के शब्दों का अर्थ समझ पाएं, लेकिन ईशान ने इसे समझ लिया। हालांकि अब मछलियां मानव द्वीप पर जाकर मछलियां मानवों के जीवन को देखना असंभव है। ईशान यह भी जानता है कि मछलियां मानव द्वीप की एक प्रमुख हस्ती रानी ओटोहिमे मछलियां मानव और मनुष्यों के बीच की दुश्मनी को कम करने की कोशिश कर रही हैं। वह नहीं चाहती कि जलपरी द्वीप का भविष्य यानी अगली पीढ़ी हमेशा के लिए बिना धूप के समुद्र में रहे, और वह चाहती हैं कि मनुष्य और जलपरी एक दूसरे को स्वीकार करें। अब रानी ओटोहिमे का निधन हो चुका है, लेकिन उनके प्रयास अभी भी कई लोगों को प्रभावित कर रहे हैं, और जयदेव उनमें से एक थे। दरअसल विश्व सरकार भी मछलियां मानव परिवार के साथ नस्लीय विरोधाभास को कम करना चाहती है, वरना वे जयदेव को शिचिबुकाई में शामिल नहीं होने देंगे। यही वजह थी कि उन्होंने ईशान द्वारा बंदी बनाए गए अरलों को चुपके से रिहा कर दिया, लेकिन वे फिशमैन परिवार की तस्करी को पूरी तरह से रोकने में असमर्थ रहे। चाहे विश्व सरकार हो या मछुआदमी द्वीप वाला जयदेव, अब दोनों पक्षों में संघर्षों को कम करने की इच्छा शक्ति है और वे प्रगति के लिए कड़ी मेहनत कर रहे हैं। इसलिए जिन्बे के अनुरोध को समझना स्वाभाविक रूप से कठिन नहीं था। वह मछुआदमी के उन देशवासियों को अपने साथ ले जाना चाहता था। स्वाभाविक रूप से वह ऐसे महत्वपूर्ण क्षण में कोई नकारात्मक प्रभाव नहीं डालना चाहता था। इन लोगों के उभार को कम मत आंकिए। उन्होंने फिशमैन द्वीप के प्रयासों को विफल कर दिया। जयदेव का आशय समझकर ईशान को अपनी कठिनाई का एहसास हुआ। हालांकि इन मछुआरों को जाने देना उसके लिए दुखद था, पर आखिरकार ये नौसैनिक युद्ध विशेषज्ञ एक सशक्त सहायक थे। फिर भी ईशान ने जिन्बे की शर्तें मानने का निश्चय कर लिया। अगर वह इसे स्वीकार नहीं करता तो यह बुरा होता। जिन्बे की प्रतिष्ठा मछुआरे लोगों के बीच बहुत ऊंची थी। अगर ईशान मछुआरे लोगों को जाने से रोकने की कोशिश करता तो हालात और बिगड़ जाते। तो उन्होंने सिर हिलाया और कहा, ठीक है, आप उन्हें अपने साथ ले जा सकते हैं। जयदेव को उम्मीद नहीं थी कि ईशान इतना विचारक होगा। राहत की सांस लेकर उसने ईशान को प्रणाम किया। मैं बहुत आभारी हूं। बहुत बहुत शुक्रिया। हालांकि मेरी एक शर्त है। ईशान ने उसकी ठुड्डी को छुआ और कहा, जहाज के पास तुम्हें मुझ पर एक एहसान करना होगा। नेम इट। जयदेव नॉटेड। मुझे लगता है आपने इसे उतरते ही देख लिया होगा। ईशान ने कहा, जिन लोगों को मैंने बचाया है उनमें छोटे बच्चे और कई महिलाएं भी हैं। मेरा समुद्री डाकू समूह अभी अभी बना है। आगे हमें मरीन के साथ एक बड़ी लड़ाई का सामना करना पड़ेगा। अगर उन्हें भेजना मेरे ऊपर है तो यह बहुत मुश्किल होगा।
इसलिए मैं उन्हें घर भेजने के लिए आपकी मदद मांग रहा हूं। ईशान के दिमाग में बस यही बात आई। इन लोगों को उत्तर से दक्षिण वापस ले जाना उसके लिए वाकई बहुत मुश्किल था। संयोग से जयदेव वहां मौजूद थे। शिचिबुकाई होने के नाते उनकी पहचान के कारण मछलियां मानव समुद्री लुटेरों के जहाज बिना किसी रुकावट के गुजर सकते थे। इसलिए ईशान ने उनसे मदद मांगी, जो उनके लिए एकदम सही उपाय था। मेरा सम्मान मुझे इस तरह के अनुरोध को अस्वीकार करने की अनुमति नहीं देता, जयदेव ने जवाब दिया। जिंदे का जवाब सुनकर ईशान आह भरने से खुद को रोक नहीं पाया। जयदेव वाकई बहुत तमीजदार और तहजीब वाला इंसान था। समझौता हो जाने के बाद दोनों एक साथ तट पर लौट आए। सभी लोगों के सामने उन्होंने अपना निर्णय घोषित कर दिया। जयदेव के साथ रवाना होने वाले मछुआरों की आंखों में कुछ अफसोस था, लेकिन उन्होंने कोई आपत्ति नहीं जताई। जिन्हें घर भेजा जाना था, उन्हें यह सुनकर राहत मिली कि उनके साथ एक शिचिबुकाई है। इसके बाद दोनों पक्ष कुछ देर तक व्यस्त रहे। जयदेव ने मछुआरे समुद्री डाकुओं को एक जहाज खाली करने का आदेश दिया और साथ ही भारी मात्रा में भोजन और पानी लेकर ईशान को सौंपने के लिए तैयार हो गए। ईशान भेजे जाने वाले लोगों की संख्या, गंतव्य आदि गिन रहा था, फिर उनका योग कर रहा था कि समय आने पर वह उन्हें जयदेव को सौंप देगा। वे दोपहर से लेकर रात तक व्यस्त रहे और यही सब आंकड़े थे। 300 से ज्यादा लोगों को बाहर भेजा जाना था, जो एक बहुत बड़ी संख्या थी। जयदेव भी इसे देखकर थोड़ा हैरान हैं। हालांकि जैसा कि उन्होंने वादा किया था, जयदेव ने बिना किसी शिकायत के सूची अपने हाथ में ले ली। अब केवल एक ही बात बाकी थी कि इन लोगों पर से गुलामी की छाप कैसे हटाई जाए। इस बात पर ध्यान देना जरूरी था। ये सभी लोग दिव्य ड्रैगन से बचाए गए थे। उन सभी पर उड़ते हुए ड्रैगन के खुर का निशान लगा था। इस निशान का मतलब था कि ये लोग दिव्य ड्रैगन की निजी संपत्ति के थे और यह निम्न वर्ग के लोगों का निशान था। अगर वे इस निशान को नहीं हटाते तो गुलामों को हर बार इसे देखकर अपने दुखद अनुभव याद आ जाएंगे और लोग मरीन को इसके बारे में बता सकते हैं। इस दुनिया में कई लोग दिव्य ड्रैगन से नफरत करते थे। इसी तरह कई लोग उनसे डरते भी थे। अगर उनके निशान गलती से किसी और को दिख गए तो इस बात की गारंटी देना मुश्किल है कि कोई भी मुसीबत में पड़ने और उन्हें फिर से पकड़े जाने के डर से उनकी रिपोर्ट नहीं करेगा। इसलिए खाना खाते समय ईशान इस मामले के बारे में सोचता रहा। पहले तो उसने सोचा, अगर उन्हें हटाना वाकई नामुमकिन है तो बेहतर होगा कि असली सन पायरेट ग्रुप से कहा जाए कि वे उन्हें उनका पैटर्न दे दें और खुर को ढक दें। भले ही इन लोगों को इसकी सजा भुगतनी पड़े, लेकिन उन्हें दोबारा पकड़े जाने से तो बेहतर ही होगा। हालांकि खाना खाते समय ईशान ने अचानक अपने माथे पर थपकी दी और एक बात सोची। क्या है कि कार्ड को अपग्रेड करने के लिए उसने सिस्टम को लगातार 10 ड्रॉ खरीदने से स्वचालित रूप से उन्नत पत्थर इकट्ठा करने की अनुमति नहीं दी थी। जरूरी एडवांस स्टोन्स इकट्ठा करने के बाद ईशान ने यह नहीं पूछा कि सिस्टम ने कितनी बार लगातार 10 ड्रॉ निकाले हैं। हो सकता है उसने कई पूरे कार्ड निकाले हों। उसने यह क्यों नहीं देखा कि क्या कोई ज्यादा मजबूत ट्रीटमेंट असिस्टेड कार्ड हैं? युकिना के 2 सितारा कार्ड की उपचार क्षमता में उसे महारत हासिल है। यह बस एक साधारण घाव भरने की क्षमता है जो पुनर्जनन जैसे अन्य प्रभावों को प्राप्त नहीं कर सकती। यह पुराने घावों पर काम क्यों नहीं कर सकती? ऐसा इसलिए है क्योंकि पुराने घाव वास्तव में ठीक हो चुके हैं, इसलिए उसका उपचार प्रभाव कुछ भी नहीं करेगा। सिस्टम इंटरफेस में ईशान ने इन्वेंट्री इंटरफेस खोला। वह अपने कार्ड्स देखना चाहता था और साथ ही सिस्टम से पूछा, पिछले ऑपरेशन में कितने पैक खरीदे गए थे।
कुल 127 लगातार 10 ड्रॉ। सिस्टम ने जवाब दिया, कुल 6-3-5-0-0-0 हीरे खर्च हुए, 46 पूरे 2 सितारा कार्ड, 19 पूरे 3 सितारा कार्ड और 5 पूरे 4 सितारा कार्ड मिले। TN वाह, यह तो बहुत है, आश्चर्यचकित स्माइली। यह सुनकर ईशान बहुत खुश हुआ। जैसी कि उम्मीद थी, वह अब भी अमीर था। हालांकि उसने सेलेस्टियल ड्रैगन्स के खजाने से मिले 5 अरब बेरीज में से आधे खर्च कर दिए थे, फिर भी बचे हुए हीरे उसे लंबे समय तक गुजारा दे सकते थे। तो असल में ईशान के पास अब पैसों की कोई कमी नहीं थी। अब उसे बस अपने स्तर और बुनियादी कौशल को बेहतर बनाने की जरूरत थी। 3 सितारा कार्ड अब उसके लिए उतने उपयोगी नहीं थे और उन्हें अपग्रेड करने की आवश्यकता नहीं थी, क्योंकि जब उसने हीस कार्ड को इसकी अधिकतम स्थिति में अपग्रेड करने की कोशिश की तो उसने पाया कि इस ऑपरेशन द्वारा खपत किए गए संसाधन बहुत बड़े थे। जब तक कि उनके पास कुछ महत्वपूर्ण कौशल न हो तब वह इसके बारे में सोचेगा। इसलिए उन्होंने सीधे ही नए प्राप्त 5-4 सितारा कार्डों को देखा। सटीक रूप से कहें तो यह 4-4 सितारा कार्ड होने चाहिए, क्योंकि इनमें से एक कार्ड वास्तव में उसका अपना कार्ड था। उसे एक और यासुओस कार्ड मिला। यह यासुओ कार्ड अपने आप यासुओ के कार्ड के 80 टुकड़ों में बदल गया। अगर ईशान चाहे तो इसे 5 सितारा कार्ड में अपग्रेड करने के लिए इस्तेमाल कर सकता था। 4 नए कार्डों में से 2 कार्ड शिनिगामी दुनिया से थे। चूंकि उसने जन्पाकुटो के विशेष खजाने के टुकड़े निकाले थे, इसलिए यह कोई आश्चर्य की बात नहीं थी कि ब्लीच के कुछ कार्ड भी थे। इन 2 कार्डों में से एक था द क्विंसी इशिदाउरी। चूंकि वह एक प्रमुख पात्र था, इसलिए सिस्टम ने उसे 4 सितारा कार्ड घोषित कर दिया था। ईशान को मंगा पढ़ते समय यह चश्माधारी आदमी बहुत पसंद आता था। हालांकि उसके हुनर देखकर ईशान थोड़ा अचंभित हो गया, क्योंकि इशिदा उरी के कार्ड के कौशल के लिए न केवल उच्च स्तर के नेन कौशल की आवश्यकता होती है, बल्कि उन्हें उच्च स्तर के तीरंदाजी कौशल की भी आवश्यकता होती है। तलवारबाजी कौशल, नेन कौशल और शारीरिक कौशल को अनलॉक करने के बाद ईशान ने अंततः एक नया बुनियादी कौशल देखा। वास्तव में बहुत सारे एनिमे और गेम पात्र धनुष और तीर को हथियार के रूप में उपयोग करते हैं, इसलिए दूसरी बार सोचने पर ईशान को राहत मिली कि सिस्टम ने तीरंदाजी कौशल को एक बुनियादी कौशल के रूप में वर्गीकृत किया है। हालांकि जिस बात ने ईशान को बेहद गुस्सा दिलाया और बहुत सारी शिकायतें करना चाहा, वह यह थी कि इशिदा के पास एक निष्क्रिय कौशल है जिसे टेलिंग स्किल का अधिकतम स्तर कहा जाता है। इस निष्क्रिय कौशल का प्रभाव यह था कि वह सभी फटे कपड़ों की मरम्मत कर सकता था और फीते के किनारे और विलुप्त मास्टर क्रॉस के निशान जोड़ सकता था। जैसे ही ईशान ने इस हुनर का वर्णन देखा, उसकी हिम्मत जवाब दे गई, क्योंकि उसे अचानक वह दृश्य याद आ गया जिसमें इशिदा ने चीथड़े वाली गुड़िया के लिए खुले हुए रुई को सींचा था। क्या बकवास सिस्टम है, तुम ऐसे क्यों हो, बिल्कुल भी उपयोगी नहीं हो। ईशान यह सोचने से खुद को नहीं रोक सका कि क्या होगा यदि इशिदा कार्ड के निष्क्रिय प्रभाव को स्टिच फलसेलियो की क्षमताओं के साथ जोड़ दिया जाए। ईशान लगभग उन कार्डों का अनुमान लगा सकता है जिनके लिए तीरंदाजी कौशल की आवश्यकता होती है, जो इशिदा उरिया डार्क रेंजर आदि थे। लेकिन जो भी चरित्र था, उसे इस कौशल की आवश्यकता होगी। लेकिन ईशान इस कार्ड का इस्तेमाल करने के लिए तैयार नहीं था। उसके पास किसी और बुनियादी कौशल का अभ्यास करने के लिए समय और ऊर्जा नहीं थी। मौजूदा बुनियादी कौशल ही उसके लिए पर्याप्त थे। वह अभी भी इंटरमीडिएट लेवल फिजिकल स्किल में था। आओकिजी के साथ लड़ाई में ईशान को अपनी शारीरिक शक्ति और सहन शक्ति की कमी का एहसास हुआ। जिन शैतान फल उपयोगकर्ताओं के पास अत्यधिक शारीरिक शक्ति थी, वे अपनी फल क्षमताओं का बिना किसी सीमा के उपयोग कर सकते थे।
ईशान भी मूलतः वैसा ही था। उसकी सहन शक्ति जितनी ज्यादा थी, नेम की रिकवरी उतनी ही ज्यादा थी। आओकी जी ईशान से उम्र में काफी बड़े थे, यानी उनकी शारीरिक शक्ति ईशान से ज्यादा देर तक टिकेगी। दशकों के अभ्यास के बाद यह इयान के कई महीनों के प्रशिक्षण के बराबर नहीं थी। यही वजह थी कि ब्लैक ड्रैगन वेव का इस्तेमाल करने के बाद ईशान जल्दी से भाग गया। वह ज्यादा देर तक आओकी से नहीं लड़ सका। उसके पास बस एक जबरदस्त प्रक्षेपास्त्र दागने और फिर बच निकलने की ही ऊर्जा थी। इशिदा उरीस कार्ड को एक तरफ फेंकते हुए ईशान ने ब्लीच के एक और 4 सितारा कार्ड शिनिगामी की दुनिया को देखा। यह कार्ड अचानक ईशान के लिए कुछ आश्चर्य लेकर आया। ओरिहिमे इनोए। कार्ड रैंक 4 सितारे। स्तर 1। शक्ति 20। गति 30। जीवन शक्ति 80। गैर 320।